वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 9वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मई महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैक्स 1407 के बारे में है। ये सोयाबीन की एक प्रजाति है। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर इसे डेवलप किया है। सोयाबीन की वैरायटी है ये। मैक्स 1407 नाम दिया गया है। काफ़ी अच्छी यील्ड होती है इसकी और पेस्ट वगैरह कम प्रभावित करते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट है। जहां बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहां पर भी इसे उगाया जा सकता है, स्पेसिफिकली इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। मैक्स 43 दिनों में 50% फ्लावरिंग में आ जाता है, 104 दिनों में तैयार हो जाता है। बाकी व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, येलो सीड्स होते हैं, ब्लैक हीलम होता है, ये सब अपने काम की बातें नहीं है। हालांकि हीलम देखिए किसी भी सोयाबीन का ये हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, तो ये ब्लैक हीलम है, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो 39 क्विंटल पर हेक्टेयर की यील्ड हो सकती है। इस लिहाज से सोयाबीन की ऐसी प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा यील्ड देगी। पेस्ट रेजिस्टेंट है, ज़्यादातर इंसेक्ट इसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आर्टिकल ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2021 के बारे में है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA ने अभी हाल ही में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है क्या ये? ग्लोबल ईवी आउटलुक, आप इसे शॉर्ट में जीवो भी बोल सकते हैं। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसे IEA पब्लिश करता है साल में एक बार। पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि दुनिया भर में ईवी ट्रेंड चल क्या रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा प्रोड्यूस की जा रही हैं, ज़्यादा परचेज की जा रही हैं, कम प्रोड्यूस कम परचेज की जा रही हैं, इस चीज़ की जानकारी इकट्ठा करना। इसके अलावा ये इन बातों पर भी ध्यान रखते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के इलेक्ट्रिफिकेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो या तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन पैरामीटर्स का पता लगाने का प्रयास भी ये रिपोर्ट करती है। क्या निकल के आया इस आउटलुक में? यहां पर देखिए, इंडिया की बात करते हैं। ये कहा जा रहा है कि 2030 तक जो व्हीकल्स इंडिया में परचेज की जाएंगी उनमें 30% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिप्लॉयमेंट है इंडिया में, वो ऐसा नहीं कि सब लोग 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फॉर्म में खरीदने लगेंगे। रैदर 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की मदद से हम ये माइलस्टोन अचीव करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो 2030 तक खरीदे जाएंगे वो 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फॉर्म में होंगे। तो ये तो इंडिया के बारे में कुछ पॉजिटिव्स निकल के आ रहे हैं। हालांकि एक बात और भी कही गई कि फेम 2 स्कीम जो है, जो कि फेम स्कीम का सेकेंड फेज था, उसमें गवर्नमेंट ने जो खर्चा करना था काफ़ी डिले किया। दैट्स वाई इंडिया का जो ये पेस है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ा है। फेम स्कीम के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर फेम 2 पर आते हैं। फेम स्कीम का फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। मतलब ऐसी व्हीकल जो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों से चल सकें या डीजल से, या केवल इलेक्ट्रिक हो, उन्हें हमने तेजी से ना केवल मैन्युफैक्चर करना है, रैदर वो उसे लोग इस्तेमाल भी करें, उसके लिए भी प्रयास करना है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद 2019 के अप्रैल में इसका सेकेंड फेज लॉन्च किया गया 3 साल के लिए, एंड दैट वाज फेम 2 स्कीम। इसमें सरकार को 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने थे, बट काफ़ी डिले हुआ है। पॉसिबली इसमें एक कॉन्ट्रीब्यूटर कोविड भी रहा, बट इसकी वजह से जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन है वो डेफिनेटली कमज़ोर पड़ा है। अगर हम IEA के बारे में बात करें तो 1974 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। बहुत सारी सरकारें आपस में मिलकर आई OECD फ्रेमवर्क के तहत, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल यही है कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं या फिर जो बाकी के और भी देश हैं, वहां पर रिलायबल, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए। इनका 4 फोकस एरिया होता है: एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इन्वायरमेंटल फॉर्म में सबको अवेयर किया जाए, और दुनिया भर की सरकारों के साथ, बॉडीज के साथ इंगेजमेंट इंश्योर किया जाए। वर्तमान में 30 मेंबर हैं और 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो फुल फ्लेज्ड मेंबर्स तो नहीं है बट एसोसिएट करते हैं इस बॉडी से। इंडिया भी एसोसिएट मेंबर बन चुका है 2017 के बाद से IEA में। इसका सेक्रेटेरिएट फ्रांस के पेरिस में है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस व्हीकल आउटलुक 2021। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करते हैं। 28.68 करोड़ लोन अमाउंट जो है उसे सैंक्शन किया गया है। 14.96 लाख करोड़ तो बैंक्स, NBFCs और MFIs के थ्रू, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके थ्रू ये लोन दिए गए हैं। 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था।
नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फॉर्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को 10 लाख तक का लोन देने के लिए। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ने सेटअप किया था मुद्रा योजना के लिए। यहां पर देखिए ये छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको लोन देते हैं। मुद्रा जो एंटिटी है वो सीधे सीधे लोन नहीं देती, रदर बैंक्स और जो एनबीएफसीज हैं उनके थ्रू ये लोन दिलवाया जाता है। 3 कैटेगरी है लोन की, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक के लोन दिए जाते हैं, किशोर में 50,000 से 5 लाख और तरुण में 5 लाख से 10 लाख। कोलैटरल फ्री लोन दिया जाता है। एससी, एसटी, ओबीसी और जो वनरेबल सेक्शन है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ये लोन अवेल कर पाते हैं और नए एंटरप्रेन्योर्स पर भी फोकस किया जाता है इस योजना में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में है। आईएचएस मार्केट जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, लंदन में बेस्ड है, वो एक इंडेक्स जारी करते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए होता है। अप्रैल 2021 में इन्होंने इस इंडेक्स का जो मेजरमेंट किया वो 55.5 है, जो कि मार्च की रीडिंग से जो 55.4 था उससे थोड़ा सा बदल गया है। अब यहां पर देखिए ज्यादा है, करते क्या है ये, जो भी डेटा होता है जीडीपी का है या फिर आईआईपी का है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का है, वो बहुत देर में आता है। ये डेटा पर मंथ आ जाता है, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, सर्वे बेस्ड डेटा है। नाम से स्पष्ट है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं या फिर पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये उनसे जाके पूछते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, पिछले महीने की तुलना में इस महीने आपकी सेल कैसी रही, रॉ मटेरियल का परचेज कैसा रहा, उसका डेटा ये करते हैं, कलेक्ट करते हैं सर्वे के थ्रू। और फिर बिजनेसेस की या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की जो हेल्थ है उसे मेजर करने की कोशिश करते हैं। जो इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है वो 0 से 100 के बीच में होता है। 50 का ऊपर का मतलब है कि जो इकोनॉमी है वो एक्सपेंड कर रही है। 50 आया मतलब कोई चेंज नहीं आया, जैसे पहले था वैसे ही था। 50 से कम आया मतलब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अगर पिछले महीने का पीएमआई इस महीने से कम था मतलब इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, पिछले महीने का ज्यादा था तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। हर महीने इस डेटा को रिलीज किया जाता है, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक अच्छा इंडिकेटर है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडस्ट्रियल आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग का जो ऑफिशियल डेटा होता है, जीडीपी, इसका डेटा बहुत बाद में आता है। इसका डेटा हर महीने आ जाता है तो इकोनॉमी की हेल्थ पता चल जाती है। अगली बात आती है, इंडिया ने एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया ऑर्गेनिक मिलेट्स का। कहाँ के लिए? डेनमार्क के लिए। क्या खास बात है इसमें कि आपको पहले ही पता होगा कि इंडिया जब भी कोई फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोप के कंट्रीज के साथ, तो वो कई सारे इंडिया के ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब ऐसे बैरियर क्रिएट कर देते हैं ताकि इंडिया का प्रोडक्ट वहाँ बिक ना सके। वो कहेंगे भाई इंडिया के प्रोडक्ट्स में क्वालिटी नहीं है, इंडिया का जो सामान आ रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उसमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमारे लोग बीमार पड़ जाएंगे, हम नहीं लाएंगे। तो ये सारे बैरियर्स लगा दिए जाते थे। लेकिन इंडिया ने ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करते हुए एक नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन लॉन्च किया था, क्योंकि ऑर्गेनिक जो फसल होती है इनकी डिमांड बहुत है यूरोपियन मार्केट में। तो इंडिया का जो ये ऑर्गेनिक मिलेट है इसको मंजूरी भी मिल चुकी है और इसका पहला कंसाइनमेंट जो मिलेट्स का है वो डेनमार्क पहुंच भी चुका है। तो जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है ये फॉरेन ट्रेड एक्ट के अंतर्गत आता है। इसके तहत वो सारी क्रॉप्स हैं या पोल्ट्री हैं जिनका एक्सपोर्ट किया जा सकता है एज एन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, उसको बढ़ावा दिया जाता है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की खास बात ये होती है कि इसमें केमिकल ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, इसमें प्रोसेसिंग ज़्यादा नहीं की जाती और अनप्रोसेस्ड होते हैं ये। तो इससे इंडिया यूके को भी बेच पाएगा, यूरोपियन यूनियन को भी भेज पाएगा, स्विट्जरलैंड को भी भेज पाएगा और इन सबको जो सर्टिफिकेशन देती है एनपीओपी यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का जो सर्टिफिकेशन है इसको मान्यता मिल चुकी है यूरोपियन यूनियन से भी, स्विट्जरलैंड से भी, यूके से भी। तो ये देश मानते हैं अच्छा जिसको इस एजेंसी ने बोल दिया कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिकली भेजने लायक है, तो वो उसको मान्यता देते हैं कि ठीक है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो हमारे मार्केट में। तो इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इसके अंदर कंट्रोल होते हैं और रीसर्टिफाई किए जाते हैं इम्पोर्ट के लिए। यानी अगर किसी दूसरे देश के साथ भी इंडिया ने एग्रीमेंट साइन कर रखा है कि आप अपने देश से भी ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ भेज सकते हैं, तो उसको भी पहले इंडिया में एनपीओपी से आके सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि भाई ये सामान जो आप भेज रहे हो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इंडिया में किसी और देश का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो इंडिया में आ सकता है या नहीं। तो ये बात हो गई ऑर्गेनिक मिलेट्स की, जो इंडिया ने कहाँ स्टार्ट किया एक्सपोर्ट करना, डेनमार्क में। और जो बॉडी है इसको और ज़रा बढ़ावा देने वाली वो है एपडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। खास बात यह कि ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है। नॉर्मली आपको एपडा का जब भी नाम मिलेगा तो आप सोचोगे एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड की बात होती है, तो ज़रूर ये
एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आती होगी, या फार्मर वेलफेयर वाली जो मिनिस्ट्री है वही उसी के अंदर, एक ही नाम है दोनों का। लेकिन ये असल में आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, क्योंकि ये कोशिश करती है एक्सपोर्ट बढ़ाने का, जो इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका, तो कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आती है ये। तो ये हो गई इसकी बात। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सेबी का जो टेक्निकल ग्रुप है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उसने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। ध्यान दीजिएगा कि इस एक्सपर्ट पैनल के जो हेड थे वो हर्ष भानवाला जी थे, जो कि नाबार्ड के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं। बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आसानी हो जाएगी। किस्सा 2019 के यूनियन बजट का है, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने फॉर द फर्स्ट टाइम सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने की बात की। लेकिन अब ऑल ऑफ सडन तो बन नहीं जाएगा, तो 2019 में ही सेबी ने एक ग्रुप का कंस्टिट्यूशन किया, जिसके चेयरमैनशिप टाटा ग्रुप के जो एक काफ़ी ज़्यादा जाने माने व्यक्ति हैं इशात हुसैन, उनको दी गई। उन्होंने जो भी कंसिडरेशंस करने थे किए। फिर 2020 में सेबी ने अगेन एक टेक्निकल ग्रुप बनाया हर्ष भानवाला जी की लीडरशिप में, नाबार्ड के एक्स चेयरमैन हैं। उनसे कहा गया कि आप अपनी एक्सपर्ट राय दीजिए ताकि हम देख सकें कि क्या करना है आगे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज कैसे बनाना है। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है और उसी रिपोर्ट के आधार पर यह पूरा मामला न्यूज में आया। सबसे पहले तो ये है क्या सोशल स्टॉक एक्सचेंज? जैसे इंडिया में बीएसई और एनएसई है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज, कंपनीज, कॉर्पोरेशंस खुद को रजिस्टर कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज होगा वो एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर कंपनीज खुद को रजिस्टर करेंगी, या फिर ऐसे वेंचर्स जो सोशल सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। अगर कोई वेंचर जो है या कोई भी मान लीजिए एनजीओ हो गया, आप उसे सोशल एंटरप्राइज कहिए, शब्द ज्यादा सही रहेगा। तो जो सोशल एंटरप्राइज हैं वो खुद को यहाँ पर रजिस्टर कर लेंगे और यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद वो फंड रेज करेंगे और इंडिया का जो सोशल इंफ्रा है उसमें वर्क करेंगे। अब जो सोशल एंटरप्राइज है वो दोनों तरीके का हो सकता है, रेवेन्यू जनरेटिंग भी हो सकता है और नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे एंटरप्राइज हो सकते हैं जो सोशल फील्ड में काम कर रहे हैं। सोशल फील्ड में काम करने का मतलब ये है कि वो हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये सब सोशल फील्ड है जहां पे वो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे उन्हें रेवेन्यू जनरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो दोनों तरीके के हो सकते हैं ये एंटरप्राइज। इनका ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली इंडिया में सोशल इंफ्रा को बेहतर करना होता है। उद्देश्य ये रहेगा इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कि इन एंटरप्राइजेस को एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवा दिया जाए। अब इससे उनके लिए फंड को रेज करना आसान हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एंटरप्राइज हैं जो सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हम उनके बॉन्ड्स वगैरह खरीद सकते हैं, इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हैं, उन्हें फंड दे सकते हैं। फंड दो तरीके का हो सकता है। सोशल इंफ्रा में जो फंड्स दिए जाते हैं उस पर भी हम बात करेंगे किस तरीके से फंड्स दिए जाते हैं। ग्लोबल एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सिंगापुर, यूके में जो सोशल सेक्टर में ऑपरेट करने वाली फर्म्स हैं उनको रिस्क कैपिटल भी रेज करने को अलाउ किया जाता है। वो लोगों से पैसे लेकर सोशल इंफ्रा में पैसे खर्च करते हैं। आगे की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। दोनों तरीके के सोशल एंटरप्राइज इसका हिस्सा बन सकते हैं। फॉर प्रॉफिट मतलब ऐसे एंटरप्राइज जो सोशल सेक्टर में काम तो कर रहे हैं लेकिन फायदा भी कमाते हैं। दूसरे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओज, जिसमें आपके कुछ आपने कई सारे एनजीओज हैं इंडिया में जो वर्क करते हैं सोशल फील्ड में। उनका एक पार्टिकुलर टारगेट होता है, कोई कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, तो कोई एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा है, सभी अपना अपना काम करते हैं। तो ये सब भी सोशल एंटरप्राइज कह लीजिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, जो सोसाइटी में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, एक बदलाव लाना चाहते हैं। ये सभी इसके लिए अलाउड होंगे। कुछ लोग अलाउड बिल्कुल नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है। कॉर्पोरेट फाउंडेशंस, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी ओर से कोई ट्रस्ट या फाउंडेशन बना देते हैं, वो खुद को इसमें नहीं रजिस्टर कर सकते। पॉलिटिकल एसोसिएशंस इसमें खुद को रजिस्टर नहीं कर सकते। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए इनएलिजिबल हैं। तो ये याद रखिएगा, कॉर्पोरेट फाउंडेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ये सब इसका हिस्सा नहीं बन सकते। अब ये फंड कैसे रेज करेंगे? एनपीओज मतलब ऐसे जो पैसा नहीं कमाते, वो केवल सोशल लेवल पे काम कर रहे हैं। वो इक्विटी के फॉर्म में पैसे मतलब अपने शेयर्स वगैरह बेच सकते हैं। अब देखिए, शेयर्स जब बेचते हैं या फिर एट द सेम टाइम कई बार वो म्यूचुअल फंड के फॉर्म में पैसे लेते हैं। इसमें जो लोग भी पैसा लगाते हैं यूजुअली वो इंटरेस्ट नहीं लेते, ब्याज नहीं लेते। कुछ उनका जो ब्याज होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का होता है जिससे वो लोगों की मदद कर रहे होते हैं, और एक सर्टेन टाइम के बाद जो उनका कैपिटल है वो उन्हें वापस मिल जाता है। वो अपना कैपिटल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दें, इसके लिए कई बार गवर्नमेंट उनको टैक्स बेनिफिट भी दे दिया करती है। एक होता है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, ये एक तरीके का डोनेशन होता है।
मतलब इसमें वो पैसा ले लेंगे और पैसा वापस नहीं करेंगे। एक तरीके से आपने डोनेट कर दिया उस कंपनी को या फिर उस एनजीओ को। एनजीओ आप एग्जाम्पल में रखेंगे दिमाग में तो आसानी से समझ में आएगा। सोशल इम्पैक्ट फंड, जिसे अभी वर्तमान में सोशल वेंचर फंड कहा जाता है। 100% ग्रांट इन ग्रांट आउट प्रोविजंस होते हैं, डोनेशन होते हैं एक प्रकार के। म्यूचुअल फंड के फॉर्म में, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कई बार कुछ कंपनीज लाइक कोई बैंक है तो वो पैसे इकट्ठा कर लेगा उस सोशल एंटरप्राइज के लिए। उस पैसे से जो भी ब्याज आएगा उस ब्याज को उस एंटरप्राइज को दे दिया जाएगा सोशल सेक्टर में काम करने के लिए, और एक टाइम पीरियड के बाद जो इन्वेस्टर है उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। मतलब उसे सिर्फ अपना पैसा ही मिलेगा, लेकिन उसे इस बात का सुकून रहेगा कि उसका जो ब्याज है पैसे का वो किसी अच्छे काम में इस्तेमाल हो रहा है और उसका पैसा एक समय के बाद वापस मिल जाएगा। गवर्नमेंट समटाइम टैक्स बेनिफिट दे दिया करती है। जो ऐसे एंटरप्राइज हैं जो फायदा भी कमाते हैं फॉर प्रॉफिट, जिसे आप एफपी कह रहे हैं, वो इक्विटी डेट डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड खरीदेंगे, उसमें उन्हें कुछ पैसे रेवेन्यू भी मिल जाएगा, ब्याज वगैरह भी मिल जाएगा। इसमें देखिए 100 करोड़ के कैपेसिटी बिल्डिंग फंड की भी बात की गई है, जिसकी मदद से इन सोशल एंटरप्राइजेस को एम्पावर किया जाएगा कि वो इंडिया के सोशल इंफ्रा में कंट्रीब्यूट करें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एनएफआरए अब बिल्कुल प्रोसेस में है। ये वेरीफाइड और एक्यूरेट डेटाबेस तैयार कर रहे हैं कंपनीज का और उन ऑडिटर्स का भी जो इनके रेगुलेटरी एम्बिट में आते हैं। अब ये एनएफआरए है क्या, यही सबसे बड़ा सवाल है। सत्यम घोटाला याद है, 2009 वाला 14,000 करोड़ का घोटाला था वो, और पीएनबी घोटाला 2014 का जो 11,000 करोड़ का घोटाला था, अरे वही नीरव मोदी वाला। एक्चुअली में इन घोटालों में एक बहुत बड़ी घपलेबाजी जो थी वो ऑडिटिंग में थी। अब इसके पहले कि आप एनएफआरए समझें, आपको ऑडिटिंग का क्या रोल होता है प्राइवेट कंपनीज में, ये समझना पड़ेगा। हर कंपनी एक थर्ड पार्टी एंटिटी से अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाती है, जिसमें वो ये बताते हैं कि हमारी कंपनी ने क्या सेल किया और उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ, क्या उनकी कॉस्ट थी। अब ये ऑडिट का काम वो थर्ड पार्टी कंपनी से क्यों करवाते हैं? ये तो वो खुद भी कर सकते हैं ना। थर्ड पार्टी कंपनी से इसलिए करवाते हैं क्योंकि जब कोई कंपनी किसी बैंक में लोन मांगने के लिए जाएगी या किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो वो कहेंगे कि आप अपना ऑडिट रिपोर्ट दिखाइए जो किसी ट्रस्ट वर्दी एंटिटी के द्वारा किया गया हो, ताकि हमें भरोसा हो कि आप जो टर्नओवर बता रहे हैं वो एक्चुअली में है, जिसके बेसिस पर हम आपको लोन देने वाले हैं। तो इसीलिए ये लोग किसी ट्रस्ट वर्दी थर्ड पार्टी कंपनी से ऑडिट करवा लेते हैं और फिर वो डेटा जाके बैंक को दे देते हैं और बैंक उसी आधार पर उनको लोन दे देता है। अब आपने ऑडिट का रोल एक प्राइवेट कंपनी में समझ लिया। अब सारी घपलेबाजी इसी थर्ड पार्टी कंपनी से शुरू होती है। कई बार ये कंपनीज इन थर्ड पार्टी कंपनी से साठगांठ कर लेती हैं और अपने मन मुताबिक ऑडिट तैयार करवा लेती हैं, जिसके बेसिस पे ये फाइनेंस गैदर करके उसे मैनिपुलेट करते हैं। सत्यम घोटाले में यही तो हुआ था। सत्यम कंप्यूटर्स एक बहुत बड़ा जाइंट बन चुका था। ये एक आईटी कंपनी थी। ये कर क्या रहे थे कि ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मैनिपुलेट करवा रहे थे। इनकी सेल उतनी नहीं थी जितनी ये दिखा रहे थे। फर्जी इनवॉइस तैयार कर रहे थे और बहुत ह्यूज प्रॉफिट दिखा रहे थे। इसी प्रॉफिट के बेसिस पे इनके शेयर्स के जो दाम थे वो मार्केट में काफी तेजी से बढ़ने लगे, जिससे इन्हें खूब सारा पैसा मिलने लगा। उस समय जो 2001, 2, 3 की मैं बात कर रहा हूं, रियल स्टेट मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। इन्हें ऐसा लगा कि हम यहां पे फर्जी प्रॉफिट दिखा के शेयर मार्केट से पैसे निकाल लेंगे, इस पैसे को हम लगाएंगे रियल स्टेट में, उसके बाद रियल स्टेट से हम उस पैसे को रिकवर करेंगे और जो हमने प्रॉफिट यहां पे दिखाया है अपनी कंपनी में उसे कंपनसेट कर देंगे। यही सारी प्लानिंग चल रही थी। इन्होंने खूब सारा पैसा अपने शेयर को बहुत ज्यादा हाई फाई बढ़ा के, कंपनी का वैल्यूएशन उतना था नहीं जितना दिखा के पैसे इकट्ठा किए, रियल स्टेट में लगाया। 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आ गया, रियल स्टेट धड़ाम से गिर गया, इनके सारे पैसे डूब गए। अब इन्होंने जो भी प्रॉफिट दिखाया था सत्यम कंप्यूटर्स में वो उसे कंपनसेट नहीं कर पाए। फाइनली इन्हें 2009 में खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। उसके बाद इसके जो ओनर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी जो ऑडिटिंग कंपनी थी वो भी चपेट में आई, उन्हें 2 साल के लिए बैन किया गया, उन्हें भी पनिश किया गया। ये सारा मामला ऑडिटिंग की वजह से हुआ। पीएनबी घोटाले की बात कभी और करेंगे। अभी जो मैं आपको समझाना चाहता था वो मैंने समझा लिया, मेरा काम हो गया, मैंने बैकग्राउंड बना लिया है। अब मैं आपको एनएफआरए समझा सकता हूं। अब देखिए, ऑडिटिंग की वजह से इतना सारा घपला हुआ तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी ओर से कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग अथॉरिटी तैयार कर लें जो इन कंपनीज के ऊपर निगरानी रख सके। ये मनमाने तरीके से अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल इसी उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर को कंस्टिट्यूट किया। कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के सेक्शन 132 क्लॉज 1 का इस्तेमाल करके इस बॉडी में
15 मेंबर होंगे, जिसमें एक चेयरपर्सन होंगे, 3 फुल टाइम मेंबर्स होंगे और बाकी के पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। इनका काम क्या होगा? वही सरकार के ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे जो सभी कंपनीज को फॉलो करने होंगे, ये डिसाइड करेंगे। एट द सेम टाइम ये सभी कंपनीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को मॉनिटर करेंगे। ये इस बात को भी इंश्योर करेंगे कि जो भी लोग इस ऑडिटिंग के पूरे फंक्शन में इन्वॉल्व हैं वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें और क्वालिटी ऑफ सर्विस में कोई गड़बड़ी ना आए। पावर्स की बात करें तो अगर किसी ने इनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उन्हें पेनल्टी भी लगा सकते हैं। वो सभी कंपनीज इनके एम्बिट में आ जाएंगी जो स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया में है, चाहे बीएसई है, एनएसई है, उसमें रजिस्टर्ड है, ये उनकी ऑडिटिंग कर सकते हैं। वो कंपनीज भी जो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, अगर उनका पेडअप कैपिटल 500 करोड़ से ज्यादा है या फिर जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है तो वो भी इनके एम्बिट में आ जाएंगी। इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कंपनीज हैं जो जनरेशन करती हैं, सप्लाई करती हैं, वो सब इनके एम्बिट में आएंगे। सब की ऑडिटिंग का ये काम देखेंगे, उनके जो भी अकाउंटेंसी वगैरह है उसे ओवरसी करेंगे। इन्हें कौन मॉनिटर करेगा? इन्हें मॉनिटर किया जाएगा कैग के द्वारा। इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट आर्टिकल पुदुचेरी जो हर घर जल यूटी बना है उसके बारे में है। हाल ही में पुदुचेरी को हर घर जल यूटी का दर्जा दे दिया गया क्योंकि इन्होंने जो भी रूरल एरिया है वहां पर हर घर को टैप कनेक्शन दे दिया है, टोटी का पानी पहुंचा दिया है। यह इनिशिएटिव 2019 में लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन। ऑब्जेक्टिव यह था कि 2024 तक रूरल इंडिया में जितने भी घर हैं हम उनके घरों तक टैप्ड वाटर, टोटी वाला पानी पहुंचाएंगे। इस मिशन का गोल यह है कि हर घर तक गांव में हमें फंक्शनल टैप कनेक्शन देना है। फंड शेयरिंग की बात करें तो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में उन्हें केवल 10% लगाना है, 90% सेंटर देगा। जो बाकी के स्टेट्स हैं वहां पे 50-50 का शेयर है। यूटीज में सारा पैसा सेंटर ही खर्च करता है। इसमें डिसेंट्रलाइज्ड, डिमांड ड्रिवन और कम्युनिटी मैनेज प्रोग्राम इसे बनाया गया है। ग्राम पंचायत का एक बहुत ही की रोल होगा इसकी प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन में। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन इसके बहुत ही की कंपोनेंट्स हैं। जो मिशन है उसमें सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर पे काफी फोकस किया गया है। इसका मतलब क्या है? सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर का मतलब यह है पानी आएगा कहां से, इस पर भी तो ध्यान रखो। पानी खाली पहुंचाना है, आना भी तो चाहिए। तो इसमें ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर का मतलब ये होता है जो पानी आप अपने वॉशरूम में, अपने बाथरूम में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में बर्बाद करते हैं, उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन करें, जो बारिश का पानी हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, इस पानी को हम वापस से इस्तेमाल कर पाएं। प्रायोरिटी कौन से एरियाज को दी जाएगी? ऐसे एरिया जहां पर पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, खराब पानी है। ऐसे एरिया जहां पर ड्रॉट ज्यादा आता है, डेजर्ट वाला एरिया है। ऐसे गांव जहां पर शेड्यूल टाइप्स की संख्या ज्यादा है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और आदर्श ग्राम, सांसद आदर्श ग्राम योजना के जो गांव हैं इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। पुदुचेरी चौथा स्टेट या यूटी बना है। इसके पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार आइलैंड भी इस माइलस्टोन को अचीव कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्रेडिट रेटिंग के बारे में है। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग में यह कहा गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर की रेटिंग में, कि इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग होगी वो करंट लेवल पे बनी रहेगी, यानी कि BBB-। ये रेटिंग अगले 2 सालों तक बनी रहेगी। अब देखिए, किसी भी देश को जो रेटिंग दी जाती है वो उसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को इशारा करती है। मतलब ये लोकेशन अच्छी है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये मामला होता है। क्रेडिट रेटिंग एक क्वांटिफाइड असेसमेंट होता है किसी भी बॉरोअर के क्रेडिट वर्दिनेस का। क्रेडिट रेटिंग किसी कंपनी को दी जा सकती है, किसी सरकार को दी जा सकती है, किसी बड़े कॉर्पोरेशन को दी जा सकती है, इवन किसी सॉवरेन गवर्नमेंट को भी दी जा सकती है। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग है वो भारत के लिए है। मतलब भारत में जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दुनिया में कुछ बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे फिच रेटिंग है, मूडी का इन्वेस्टर सर्विस है, स्टैंडर्ड एंड पुअर की रेटिंग है। 1980s में इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम है वो शुरू हुआ। कुछ रेटिंग कंपनीज हैं जो सेबी के तहत रजिस्टर्ड भी हैं, लाइक क्रिसिल, ICRA, केयर और फिच इंडिया। अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उस कंट्री में बढ़ता है और वो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI के कंसल्टेशन के साथ ये डिसाइड किया है कि वो 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करेंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को समझने के लिए आपको थोड़ी सी भूमिका बनानी पड़ेगी। देखिए, इंडिया में लोग गोल्ड खरीदने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन गोल्ड खरीदने के नाम पर वो सोने की सिल्लियां या फिर बिस्किट्स नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं ज्वेलरीज। ज्वेलरीज खरीदने के 2 नुकसान होते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो जो सोने की वैल्यू होती है आपको उससे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी के कुछ मेकिंग चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। नुकसान नंबर 2,
कुछ समय बाद अगर आपको आवश्यकता पड़ने पर उस ज्वेलरी को बेचना पड़ता है तो सोने की कीमत से आपको कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि ज्वेलर कोई ना कोई बहाना बनाकर यह कह देता है कि आपका सोना घिस गया है या फिर आपके सोने में मिलावट है, आपको उससे कम वैल्यू दी जाती है। दोहरा नुकसान, खरीदते वक्त आपने ज्यादा पैसे दिए और बेचते वक्त आपको कम पैसे मिलेंगे। यह तो आपका इंडिविजुअल लॉस है। कंट्री का क्या लॉस है? जितना लोग इंडिया में सोना खरीदते हैं उतना इंडिया में होता नहीं है, तो हमें गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा फॉरेक्स दूसरे देश में जाता है। अगर ये पैसा हम किसी भी तरीके से देश के अंदर रोक पाए तो ये हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा, इंफ्रा डेवलप करेगा, जॉब्स क्रिएट करेगा। इसकी जगह पे अगर आप कोई पीस ऑफ पेपर खरीदें, एक कागज का टुकड़ा खरीद लें जिसकी कीमत बिल्कुल वही हो जो कि सोने की है। जैसे सोने की कीमतें घटती हैं और बढ़ती हैं, वैसे ही उस कागज के टुकड़े की कीमतें घटे और बढ़ें, तो वो कागज का टुकड़ा तो हमें दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा ना, मतलब देश का पैसा देश में रहेगा। वही कागज का टुकड़ा है ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसकी कीमत वही होती है जो सोने की होगी या गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है, और सोने की कीमतों के साथ ही इसकी कीमतें घटती अथवा बढ़ती रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति सोना खरीदने की बजाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद ले तो देश का पैसा देश में रहेगा, हमारा फॉरेक्स दूसरे देश में नहीं जाएगा। ये तो देश को फायदा होगा। आपको क्या फायदा होगा? अगर आप सोना खरीद के अपने घर में रख लेंगे तो उस पर आपको कोई ब्याज तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 2.5% का इंटरेस्ट देगी। फर्दर 8 साल के बाद जब आपका ये बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा और जब आप इसे वापस बेचने जाएंगे, सरकार को वापस करेंगे, तो उस समय सोने की कीमतें जो बढ़ी होंगी वो कीमत आपको मिलेगी। मतलब जब आपने ये बॉन्ड खरीदा था तो ये आपको 50,000 में 10 ग्राम का मिला था। इसमें भी ग्राम डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है, यूनिट होती है एक्चुअली में, जो कि 1 ग्राम के इक्वल होती है। तो 10 यूनिट के आपने 50,000 रुपए दिए थे, लेकिन अब सोने की कीमत 70,000 हो चुकी है 10 ग्राम के हिसाब से, तो आपको उसी यूनिट के 70,000 मिलेंगे। फायदा है कि नहीं है? नुकसान सिर्फ एक है, आप दिखावा नहीं कर पाएंगे। फंक्शंस वगैरह में ज्वेलरी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। दैट विल बी द ओनली लॉस। इस स्कीम को नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था इंडिया में फिजिकल गोल्ड की डिमांड को कम करने के लिए, ताकि लोग उस पैसे को डोमेस्टिक सेविंग में इस्तेमाल करें और देश में मनी का सर्कुलेशन बढ़े, वो पैसा देश में इस्तेमाल हो। गोल्ड बॉन्ड को इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006। इसे आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से। इन बॉन्ड्स को बेचा जाता है कमर्शियल बैंक्स, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशंस, इंडिया लिमिटेड जो SHCIL है, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि NSE या फिर BSE, वहां से, या फिर डायरेक्टली या फिर एजेंट के माध्यम से। इन जगहों से आप इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। कौन एलिजिबल है? कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं। फीचर्स क्या हैं? इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के प्राइस को 24 कैरेट का जो सोना होता है उसके प्राइस के साथ लिंक कर दिया जाता है। इस प्राइस को रिलीज किया जाता है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा। इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यूनिट है। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, जैसे एक इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो 4000 यूनिट ही खरीद सकते हैं एक साल में, जो कि 4 किलोग्राम सोने के एक्विवेलेंट होगा। जबकि जो बाकी के एंटिटीज हैं वो एक साल में 20 किलोग्राम तक जो एक्विवेलेंट सोना है उसके एक्विवेलेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। मिनिमम 1 ग्राम से कम नहीं मिलेगा। टर्म क्या है? 8 साल की मैच्योरिटी है। 5 साल के बाद आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। ब्याज 2.5% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। हर 6 महीने पे आपको ब्याज भी मिल जाएगा। बाकी जो ब्याज आपको मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के तहत टैक्स वगैरह आपको देना पड़ेगा। बेनिफिट ये है कि आप इस जैसे सोने को आप कोलैटरल के तौर पे रख के लोन ले सकते हो, आप इस बॉन्ड को भी कोलैटरल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, लोन ले सकते हो। आपको जो फायदा होगा वापस से जब आप लोगे 8 साल बाद, तो सोने की वैल्यू बढ़ी रहेगी, तो आपको कैपिटल गेन होगा, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल PLI स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के बारे में है। अभी हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को, जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। इस आर्टिकल को समझने के पहले मुझे आपको 2 चीजें बतानी पड़ेंगी। एक तो PLI स्कीम क्या होती है, और दूसरा एडवांस्ड केमिस्ट्री बैटरी या केमिस्ट्री सेल बैटरीज क्या होती है। PLI स्कीम के बारे में हमारी पहले भी बात हुई है। इसमें जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं उस पर इंसेंटिव नहीं मिलता। लाइक आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन ऑलरेडी कर रहे हैं, इस पर इंसेंटिव नहीं मिलेगा। आपने इस साल 100 एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन किया, इस 100 यूनिट पर आपको इंसेंटिव मिलेगा।
आपका टोटल जो प्रोडक्शन है वो इस साल 200 यूनिट हो गया और 1 यूनिट पर आपका 1 रुपए का खर्चा आता है। मतलब आपने 100 रुपए एडिशनली खर्च किए 100 यूनिट एडिशनल प्रोडक्शन करने में, तो सरकार यहाँ पे आपको 4 रुपए अपनी तरफ से दे देगी इंसेंटिव। इसे ही कहा जाता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। समझ में आ गया ना? अब देखिए एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल क्या होता है, एसीसी। ये न्यू जनरेशन एडवांस्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसे या तो इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है। तो इसलिए इसकी जो स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। बाद में जब आवश्यकता पड़ती है तो वो उसको अगेन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस एनर्जी का इस्तेमाल या इन बैटरीज का इस्तेमाल यूजुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एडवांस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड या फिर सोलर रूफटॉप्स में किया जाता है। देखिए इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने 18,100 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का प्रावधान किया है। इसमें कहा गया है कि जो भी एग्जिस्टिंग बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एडिशनल फैसिलिटीज को डेवलप करें टेस्ला स्टाइल गीगा फैक्ट्रीज के फॉर्म में। टेस्ला जो यूएसए की कंपनी है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ये काफी आगे हैं। गीगा फैक्ट्रीज का मतलब यह है कि उनकी कैपेसिटी कम से कम 5 गीगावाट आवर्स की हो। यही यहां पर मिनिमम टारगेट रखा गया है। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस है। ये जो प्रोग्राम है वो इंडिया को इतना कैपेबल बनाना चाहता है कि यहाँ पे 50 गीगावाट आवर की जो एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर किया जाए, उसके लिए इंडिया को कैपेबल बनाया जाए। इस स्कीम के तहत एसीसी बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। उनसे कमिटमेंट ली जाएगी कि वो मिनिमम 5 गीगावाट आवर्स की कैपेसिटी वाली एसीसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को स्टैब्लिश करेंगे। अगर वो ये कमिट करेंगे तो उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। कोशिश ये है कि आने वाले 5 सालों में जो भी एनर्जी स्टोरेज के लिए हम बैटरीज वगैरह बनाते हैं, जो भी उसकी वैल्यू होती है उसका 60% एडिशनल वैल्यू का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे एनहेंस किया जाए। इस स्कीम से काफी ज्यादा फायदे होंगे बिकॉज इसके बाद जो हमारा इंपोर्ट है इस प्रकार की बैटरीज का वो कम हो जाएगा। हम अपने आप पर डिपेंडेंट हो पाएंगे। ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को इंसेंटिवाइज करेगा। और जिन एसीसी बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरर्स को सेलेक्ट किया जाएगा उसके लिए ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में है। हाल ही में सेबी ने इस संबंध में एक नया सर्कुलर जारी किया है जो कि डिस्क्लोजर नॉर्म्स से संबंधित है, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिपोर्टिंग के संबंध में, जो कि 1000 जो लिस्टेड कंपनीज हैं टॉप पर, उन्हें ये रिपोर्टिंग करनी होगी। होपफुली आपको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई होगी। आसान भाषा में समझिए। देखिए जितनी भी कंपनीज इंडिया में हैं जो लिस्टेड हैं या फिर कुछ जो नहीं भी लिस्टेड हैं, उन्हें अपने बारे में कुछ डेटा डिस्क्लोज करना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना पड़ता है। उसके संबंध में वो कौन सा डेटा कैसे डिस्क्लोज करेंगे, सेबी कुछ नॉर्म्स तैयार करती है, कुछ रूल्स बनाती है। उन्हीं रूल्स को कहा जाता है डिस्क्लोजर नॉर्म्स। अब अभी तक वो जो डेटा कंपनी के बारे में बताते थे वो इस संबंध में होता था कि आपने जो जिम्मेदारियां ली हैं कंट्री के संबंध में या इकोनॉमिक सिचुएशन के संबंध में, आप उसका वहन कैसे कर रहे हैं। आपकी कंपनी जो भी मैन्युफैक्चर करती है, सर्विसेज देती है, वो कंट्री के लिए कितने फायदेमंद है, क्या कुछ चल रहा है, ये वो रिपोर्ट करते थे। लेकिन अभी सेबी ने यह कहा कि अब आपको इस रिपोर्टिंग को पहले कहा जाता था बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, जिसमें वो एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखते थे। सभी बिजनेस सेक्टर को ये करना पड़ता था। अभी उन्होंने कहा कि अब हम फोकस करेंगे सस्टेनेबल रिपोर्टिंग पर। अब सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में इन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, इन्हें एनवायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस के संबंध में इनका जो भी इंपैक्ट है उसे एनालाइज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा। जो कुछ आप काम करते हैं वो एनवायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, सोसाइटी के लिए कितना फायदेमंद है, ये तो बाहर की बात हो गई। गवर्नेंस कंपनी के अंदर की बात है, आपके एम्प्लॉइज उससे कितना फायदेमंद हैं या फिर उन्हें तो कोई नुकसान नहीं है। तो जो ESG गोल है, 3 टर्म्स हैं, E से एनवायरमेंट, S से सोशल और G से गवर्नेंस गोल, इसी को आधार बनाकर अब उन्हें जो भी डेटा वगैरह है उसे डिस्क्लोज करना होगा। इसे शॉर्ट में आप BRSR रिपोर्ट कह सकते हैं। ये बिजनेसेस को इनकरेज करेगा कि वो फाइनेंशियल कंप्लायंस के ऊपर जाकर अब इस तरीके से अपनी रिपोर्ट तैयार करें जो सोसाइटी और एनवायरमेंट के भी हित में हो, उसमें उसका भी इंपैक्ट एनालाइज किया गया हो। इसमें देखिए BRSR रिपोर्ट जो होगी, इसमें एक ESG का पूरा ओवरव्यू होगा, एनवायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस का। ESG के संबंध में उनकी कंपनी के क्या रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड हैं वो ये बताएंगे। वो ये भी बताएंगे कि कैसे जो भी रिस्क वगैरह हैं या उसके जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं वो उसको कैसे मिटिगेट करेंगे। ये सारी बातें अपनी वो इस रिपोर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अभी कहा गया है कि जो 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं वो ये रिपोर्ट देंगी। 2021-22 में तो वॉलंटरी किया गया है कि भाई दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 22-23 में पक्के से देना पड़ेगा।
लिस्टेड एंटिटी का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी जिसके जो शेयर्स होते हैं वो ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में है। अभी हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 2250 करोड़ का इनहेंस्ड एलोकेशन किया है इस स्कीम के लिए, इस मिशन के लिए, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है। हॉर्टी जो है वो लैटिन वर्ड हॉर्टस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है गार्डन। मतलब लोग अपने घरों के आसपास गार्डन बना लेते हैं जिसमें वो कुछ कुछ चीजों को उगाते हैं। आप हॉर्टिकल्चर में कई सारी चीजें उगा सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट या ट्यूबर क्रॉप, या फिर कुछ जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उन सभी को आप उगा सकते हैं। इसको गवर्नमेंट प्रमोट भी करती है। तो इस पूरे सेक्टर के होलिस्टिक ग्रोथ के लिए ये पूरा मिशन है। ये जो स्कीम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है, जो 2014-15 से ही इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है। जो स्कीम है वो ग्रीन रेवोल्यूशन कृषि योजना का भी हिस्सा है। इसमें कई सारी चीजें कवर हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स, कोकोनट, कैश्यू, कोकोआ, ये सब कवर्ड है। इसमें देखिए, बाकी राज्यों को 85% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 15% वो लगाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स को 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसे देगी इस पूरी स्कीम के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के बारे में है। इसकी 8th इंस्टॉलमेंट अभी आई थी, इसी वजह से ये न्यूज में आया। फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें 6,000 रुपए प्रति वर्ष जो भी किसान हैं उनको दिया जाता है 2000 की 3 इंस्टॉलमेंट में। शुरू में कहा गया था केवल उनको दिया जाएगा जिनकी लैंड 2 एकड़ से कम है, लेकिन बाद में लैंड का जो क्राइटेरिया था उसको खत्म कर दिया गया। मतलब किसी को भी दे दिया जाएगा, जिसके पास लैंड है उसे ये अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसे इंप्लीमेंट करता है। कौन होगा बेनिफिशियरी, ये स्टेट्स और यूटी की सरकारें ही डिसाइड करेंगी। ये थोड़ा किसानों को हेल्प कर देगा, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को भी हेल्प करेगा कि जो इनपुट है, बीज है, फर्टिलाइजर है, उसको खरीदने में उन्हें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल ई वे बिल के बारे में। गवर्नमेंट ने हाल ही में बोला है कि ई वे बिल सिस्टम को फास्टैग और RFID के साथ जल्दी से जल्दी इंटीग्रेट करना है और ऑलमोस्ट इंटीग्रेट किया जा चुका है। तो यहाँ 3-4 टर्म है, ई वे बिल क्या होता है, फास्टैग क्या होता है और RFID क्या होता है। तो ई वे बिल असल में पहली बात यह है कि एक तरह का बिल होता है जो जनरेट किया जाता है। कोई भी गुड्स, कोई भी सामान अगर वो 50,000 रुपये से ऊपर की लागत का है, अगर आप उसको कहीं लेके जा रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, आप इंटरस्टेट मूवमेंट हो रही है, तो उसके लिए आपको टैक्स भरना पड़ता है, GST, गुड्स अगर मूव करते हैं तो सरकार ने बोला था कि भाई ये चीज़ें जो मूव करेंगी इनके साथ एक ई वे बिल आएगा, एक यूनिक बिल होगा जो दिखाएगा अच्छा आपने GST पे किया है, ताकि GST से लोग ना भागें, वो पे करें। तो इट इज़ योर ई वे बिल। मतलब बेसिक एक बिल है जो ई वे बिल है उसकी मूवमेंट के लिए जो आपको चाहिए। कोई भी कंसाइनमेंट अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो उसके लिए बिल लगेगा, राइट। अब ई वे बिल तो हमें पता है। ये फास्टैग और RFID क्या है? ई वे बिल लेके कोई गाड़ी अगर जा रही है तो वो टोल प्लाजा को भी क्रॉस करेगी, राइट। अभी आप टोल प्लाजा से खुद भी गुजरे होंगे तो वहाँ टोल्स कटते थे, राइट। तो उससे निजात पाने के लिए फास्टैग की नियम चलाया गया कि भाई गाड़ी के ऊपर एक स्टिकर लगा रहेगा। वो स्टिकर जैसे आप जाएंगे, जो आप जैसे ही उसको क्रॉस करते हैं तो वो अपने आप स्कैन करके आपके काउंटर से आपकी पैसे रिड्यूस हो जाते हैं। सो इसमें आपको कोई झंझट नहीं होता कि खड़े होकर आप पैसे दो फिर वो पर्ची काट के आपको देगा, ऐसा समस्या नहीं होती। ये फास्टैग स्टिकर का काम होता है। एक तरह से UPI सिस्टम में जैसे स्कैन करते हैं वैसा ये ऑटोमेटेड स्कैन सिस्टम है। ये जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है वो टेक्नोलॉजी है RFID, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती है। तो वो जो अमाउंट डिडक्शन टोल प्लाजा पे आपका होता है वो फास्टैग के थ्रू होता है। जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो होती है RFID, जो कि रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ती है और आपकी पेमेंट को प्रोसेस करती है। तो खास बात यह है कि फास्टैग की बहुत दूर से भी इसको रीड कर सकते हैं। जैसे UPI का स्कैन आपको पास जाके करना पड़ता है, फास्टैग को आप दूर से भी रीड कर सकते हैं और ज़्यादा समस्या इसको मैनेज करने की भी नहीं होती। तो इसलिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि हर गाड़ी अब टोल प्लाजा से गुजरेगी तो वहाँ पर उनके पास फास्टैग स्टिकर होना ही चाहिए। और इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि NHAI है। तो ये कहानी है, इसीलिए इंटीग्रेट किया गया है ई वे बिल को भी और आपके फास्टैग और RFID से भी, यानी RFID टेक्नोलॉजी से युक्त जो फास्टैग के स्टिकर्स होंगे वो अब ई वे बिल वाली गाड़ियों पर भी होने चाहिए, और ताकि यह उनको इंटीग्रेट किया जा सके, ताकि मूवमेंट ईजी हो, कोई लैग ना रहे कि गाड़ियों की जो लाइन लग जाती है टोल प्लाजाज पे वो ना रहे। तो फास्टैग सभी के लिए कंपलसरी है। मैंने आपको बताया कौन सी बॉडी इसको ऑपरेट कर रही है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि गुड्स की व्हीकल इजीली हो पाए, विजिलेंस रह पाए सीधा सीधा कि अच्छा कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई अगर कंसाइनमेंट जा रहा है उसका बिल कौन सा है, उसमें कौन सा टैग लगा हुआ है, सभी आप देख सकें, इससे रेवेन्यू का लीकेज ना हो। ये हो गई बेसिक कहानी। आगे खबर एक ऐप के बारे में जो लॉन्च की है
मॉनिटरिंग करने के लिए मनरेगा के मजदूरों को और मनरेगा के प्रोसेसेस को। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप डेवलप किया है और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप डेवलप किया है, जिसके थ्रू जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग अटेंडेंट्स में हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उन पे जो ओवरलुक करते हैं सुपरवाइजर्स हैं, वो भी जो जब सुपरवाइजिंग करने आएंगे, जो वहाँ काम करेंगे, तो उसकी एक जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स इस ऐप पे अपडेट हो जाएगी, जिससे पता लग सके अच्छा कब इंस्पेक्शन हुई थी, कब लोग काम कर रहे हैं और उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं, क्या कितना काम हुआ, कितना काम होना बाकी है। तो इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो मैनेज कर पाएगा और लोग भी समझ पाएंगे अच्छा कहाँ पे कितना काम हो रहा है। तो इससे इंस्पेक्शन रिकॉर्ड रहेगी, बेटर फाइंडिंग्स हो पाएंगी, हमें पता लगेगा कितनी प्रोग्रेस हो रही है, राइट। अब थोड़ी सी जानकारी मनरेगा है क्या। तो ये एक एक्ट है जो 2005 में पास कराया गया था और एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसके अंतर्गत कहाँ के लोगों को मिलते हैं रोज़गार, रूरल हाउस होल्ड के हर फैमिली से एक एडल्ट को कितने दिन का रोज़गार मिलता है। 100 दिन का रोज़गार गारंटीड है और ये डिमांड पर मिलता है। ये नहीं कि सरकार को काम है तो आपको 100 दिन का रोज़गार देगी, नहीं, वो आपकी डिमांड है, आपको काम चाहिए तो मिलेगा, पर काम कैसा होना चाहिए, मैनुअल लेबर मिलेगा आपको करने के लिए। ये इम्प्लीमेंट करती है जो बॉडी, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विद स्टेट गवर्नमेंट्स, जो मॉनिटर करते हैं कि इम्प्लीमेंट हो रही है स्कीम या नहीं। तो अगेन खास बात यह है कि ग्राम पंचायत को 15 दिन के अंदर ही जो एप्लीकेशन आई उसको काम देना होगा। अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट रह गया उसके बाद भी तो उसको एक बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है और पेमेंट ऑफ वेजेस 15 दिन के अंदर काम खत्म के हो जानी चाहिए, नहीं तो 0.05% पर डे वेजेस जो है उनका वो डिले कंपनसेशन उनको मिलता है। ये इंडिया के जो रूरल सेक्टर है उसके लिए सबसे बड़ी स्कीम में से गिना जाता है ऑब्वियसली। तो ये हो गया। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCA 21 वर्जन 3.0 के बारे में। इसको सिंपल तरीका याद करने का कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक गवर्नेंस इनिशिएटिव्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 2021 करके आप इसको याद कर लीजिए, जो उसका नया वर्जन जहाँ इसमें लॉन्च हुआ है। ये क्या करता है, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स का काम क्या होगा, मिनिस्ट्री करेगी क्या, बिजनेस से रिलेटेड होगा काम इनका, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर इसका काम है, गवर्नेंस को बढ़ावा देना इसका काम है। तो ये पोर्टल करता क्या है कि जो भी मेजर्स हैं, आप किसी सिस्टम आर्किटेक्चर को चाहिए या कोई आपको कंसल्टेशन चाहिए या कोई केसेस चल रहे हैं तो एजुकेशन चाहिए, या कौन से कंप्लाइंस हैं जो आपको पूरे करने हैं, क्या कार्य आपको करना है, कंपनी क्या पॉलिसीज़ फॉलो करे, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन सभी को लेके ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। ये पोर्टल एक तरह का आपके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करता है, जिसके तहत जो डेटा एक्सचेंज है, जो भी रेगुलेटर्स के साथ इंटरेक्शन है, वो इसके थ्रू होगा। इसके अंदर अलग तरह के कंपोनेंट्स होंगे जो बताएंगे कैसे स्केल किया जा सकता है चीज़ों को और कैसे सर्विसेज बढ़ाई जा सकती है। ये बेसिकली इसका पॉइंट हो। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि MCA 21 है क्या। ये नाम देख के ना डरे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि ईज ऑफ डूइंग को, बिजनेस को बढ़ाएगा, यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ावा देगा, बस दैट्स इट। नेक्स्ट, नीलेश शाह कमेटी गठित की गई थी IFSCA के द्वारा। इसका काम था कि IFSCA को किस तरह बढ़ावा दिया जाए इंडिया में, कैसे फंडिंग की जाए, इंडस्ट्री कैसे ग्रो की जाए। तो इसके चेयरमैन नीलेश शाह हैं, जो कि पहले कोटक महिंद्रा के MD थे। तो इस कमेटी के अंतर्गत अलग अलग लोग हैं, अलग अलग फंड मैनेजमेंट इकोसिस्टम के लोग हैं जो डिसाइड करेंगे कि भाई क्या तरीके होने चाहिए इससे IFSC को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो पहली बात, IFSC है क्या। तो IFSC मतलब जो लिखा ही हुआ है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स। ये असल में ऐसे सर्विस सेंटर्स होते हैं जो सिर्फ नॉर्मली इंडिया में कोई अगर आप कंपनी खोलें तो आपका फोकस क्या होगा कि इंडिया में क्या लॉज हैं, इंडिया में क्या कंपनीज को सुविधाएं दी जाए, कैसे फंडिंग बढ़ाई जाए। लेकिन आप अक्सर सुनते होंगे कि इंडियन कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां कई बार जाके सिंगापुर में अपने आप को लिस्ट करवाती हैं। तो वो सिंगापुर क्यों जाते हैं या लंदन स्टॉक एक्सचेंज में क्यों इतनी ज़्यादा लिस्टेड होती हैं कंपनियां, क्योंकि वहाँ पे ऐसे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो ग्लोबल आउटरीच के होते हैं। वहाँ फंडिंग इजीली मिल जाती है, आप इजीली जाके वहाँ से वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकते हैं, वेंचर फंड्स ले सकते हैं, आपकी कंपनी को जल्दी जल्दी कैपिटल मिलता है और जल्दी जल्दी ग्रो करती है। तो ये कोशिश है इंडिया की भी कि इंडिया में भी ऐसे फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स बनाए जाए जहाँ पर फंडिंग से लेके कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एजुकेशन करना है, रिजोल्यूशन करना है, या फिर अगर कोई केसेस चल रहे हैं तो उनका रेजोल्यूशन भी जल्दी किया जा सके और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जा सके। तो IFSC होते इंडिया के अंदर हैं पर केटर करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जिसके तहत इंडिया के लोग भी आएंगे भाई, लेकिन वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और अक्सर ये एक हब होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस ग्रुप्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इंडिया में ऑलरेडी गिफ्ट सिटी एक IFSC बना है गुजरात में। इसके अलावा मुंबई में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर की SGX के साथ बीच में भी एक IFSC को लेके
गठबंधन हुआ कि वो भी एक सेटअप करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आईएफएससी सर्विसेज अथॉरिटी जो इंडिया की है, उन्होंने एक कमेटी सेटअप की थी जो बता सके कैसे हम एरियाज़ में और ज़रा बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी बैठी है, ये बताएगी कैसे हम इन्वेस्टमेंट फंड को बढ़ावा दे सकें आईएफएससी के अंतर्गत, कैसे इन्वेस्टमेंट फंड को मैनेज किया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसमें लेके, क्या क्या फॉरेन फंड या जो फैमिली ऑफिसेज हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बारे में क्या क्या प्रोफेशनल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, क्या रूल बुक बन सकती है इसमें चेंजेस के बारे में। गिफ्ट सिटी बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो गुजरात में है, लेकिन उतना सफल अभी तक हो नहीं पाया। तो मुंबई के अंदर भी अब हम कोशिश कर रहे हैं आईएफएससी एक इस्टेब्लिश करने के एनएससी और एसजीएक्स के थ्रू। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ अगर अपने लंदन स्टॉक एक्सचेंज या लंदन और सिंगापुर की तरह डेवलप करना है इसको, तो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन सर्विसेज हों ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से और जल्दी हों और जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो, राइट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी डिसाइड किया है कि वो एक नेशनल मिशन लॉन्च करेंगे, जहां पर कोशिश ये की जाएगी कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है, जहां पर बिजली बनाई जाती है, कोल का इस्तेमाल मेजरली किया जाता है, वहां पर हम बायोमास का इस्तेमाल करें। बायोमास का मतलब क्या होता है? कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो अभी जीवित है या पहले जीवित थी, उसमें प्लांट और एनिमल दोनों ही आ जाते हैं। अगर हम उनका इस्तेमाल एनर्जी जनरेशन के लिए कर रहे हैं तो वो बायोमास है। जैसे लकड़ी या फिर जो क्रॉप रेसिड्यू होते हैं, ये सब बायोमास का हिस्सा होते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम पावर प्लांट्स में कैसे कर सकते हैं, इसी उद्देश्य से ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है। मिशन ये है कि अगर हम बायोमास का इस्तेमाल थर्मल पावर प्रोजेक्ट में करेंगे या प्लांट्स में करेंगे, तो जो फार्म स्टबल बर्निंग है वो कम होगी, क्योंकि फिर किसानों से वो स्टबल खरीद कर हम इन पावर प्लांट्स में इस्तेमाल कर लेंगे। इससे ये जो पावर प्लांट्स हैं इनका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लांट की वजह से या किसी भी इंडिविजुअल की वजह से आप कितना ज्यादा और कहां कहां कार्बन डाइऑक्साइड या जो और ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका एमिशन कर रहे हैं। जितना ज्यादा एमिशन होगा उतना बड़ा कार्बन फुटप्रिंट होगा। तो इनका फुटप्रिंट कम होगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो कोल है उसके साथ साथ अभी वर्तमान में 5% तक बायोमास इस्तेमाल किया जाता है, इसे मैक्सिमम लेवल तक हम बढ़ाएं। 10, 15, 20% जितना हम बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं और कोल के साथ इसका भी इस्तेमाल करें थर्मल पावर प्लांट्स में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज हैं, बॉयलर्स के डिजाइन में उनको बेहतर किया जाए, ताकि हम ज्यादा मात्रा में सिलिका, एल्केलिस या बायोमास पैलेट्स का इस्तेमाल करें। सिलिका और एल्केलिस बायोमास से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्दर ये भी ऑब्जेक्टिव होगा इस मिशन का कि जो सप्लाई चेन है, बायोमास को इन पावर प्लांट्स तक पहुंचाने में जो सप्लाई चेन है उसमें जो भी कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं हम उनको ओवरकम करें, ट्रांसपोर्ट की सुविधा बेहतर हो ताकि आसानी से बायोमास वहां तक पहुंच सके। फर्दर जो रेगुलेटरी इश्यूज आ रहे हैं कोयले के साथ बायोमास को को फायर करने का, उनको भी हम सही कर पाए। को फायरिंग में क्या होता है अभी हम समझेंगे। मिशन के इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इसके लिए एक स्टीयरिंग कमेटी होगी, जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सेक्रेटरी हैं वो इन्वॉल्व होंगे और भी स्टेक होल्डर्स होंगे, जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की भी। इसके अलावा स्टीयरिंग कमेटी के अलावा एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होगी, जिसे हेड किया जाएगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मेंबर के द्वारा। जो एनटीपीसी है वो लॉजिस्टिक और इंफ्रा का सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी इस पूरे मिशन के लिए। 5 साल का पूरा ड्यूरेशन होगा इस मिशन के लिए। ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो हमारा है उसमें भी मददगार साबित होगा। बायोमास को फायरिंग क्या होती है? देखिए, इसमें हम बायोमास को नेचुरल गैस और कोल के साथ जलाते हैं। इससे जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज है वो कम होता है एनर्जी जनरेशन में, और एमिशन भी कम होता है। और ऐसा करते वक्त जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ती और हमें बहुत स्पेसिफिक इंफ्रा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। फायदा क्या होता है? देखिए, प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो एनर्जी जनरेशन में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा। कोल के साथ अगर हम बायोमास को भी इकट्ठा जला रहे हैं तो इससे जो CO2 है उसे हम इफेक्टिवली रिड्यूस कर पाएंगे। एट द सेम टाइम जो SOx हैं, NOx हैं, जो अदर पोल्यूटेंट्स हैं, हम उन्हें भी एटमॉस्फेयर में कम कर पाएंगे। जो बायोमास की को फायरिंग होगी, इससे जो टोटल बॉयलर इफिशियंसी है, जो बॉयलर काम करता है थर्मल पावर प्लांट्स में, उसके इफेक्टिवनेस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा और हम आसानी से जो इन्वायरमेंट है उसे थोड़ा बहुत साफ कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि अभी हाल ही में इन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अभी एक ऑर्डर को स्टे कर दिया। मतलब साफ है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को
हम चैलेंज कर सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। बात करते हैं एनक्लैट के बारे में। देखिए, इसे सेक्शन जो 410 है 2013 के कंपनीज एक्ट का, उसी के तहत बनाया गया था 2016 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक चेयरपर्सन होते हैं, जिनके लिए जरूरी है कि वो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों। इसके अलावा 11 मेंबर होते हैं। इसमें जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स हम कुल मिला के बात कर रहे हैं। तो मेंबर्स जो चुने जाते हैं वो एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे चुने जाते हैं। अब जो सिलेक्शन कमेटी है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसमें एक तो चीफ जस्टिस होते हैं जो चेयरपर्सन होते हैं, या अपना वो कोई नॉमिनी भी भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं, या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मेंबर के तौर पे वहां जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो सेक्रेटरी होते हैं वो मेंबर होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जो सेक्रेटरी हैं वो भी मेंबर होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो सेक्रेटरी हैं वो भी मेंबर होंगे। जो ट्रिब्यूनल है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो कोई भी अपील नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से जा रही है वो इसको हैंडल करें। इन तीनों ही बॉडीज की जो अपील्स हैं उन्हें सुना जा सकता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब जो इनका जजमेंट होगा उसे आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास और कुछ खास ऑप्शंस नहीं बचते हैं। जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। हालांकि फर्दर 5 साल के लिए एडिशनली वो रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं। अगर हम एनसीएलटी की बात करें, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की, जिनके ऑर्डर को अभी हाल ही में स्टे किया गया है अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है? ये एक ऐसी बॉडी होती है जो किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर सकती है, किसी भी अथॉरिटी से सबूत मांग सकती है जो कंसर्न है। इनके पास एडजुडिकेटिंग राइट्स होते हैं। जून 1, 2016 को इनको फॉर्म किया गया था कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के तहत। जस्टिस इराडी कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही जो एनसीएलटी है उसे बनाया गया था। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।